Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. So first of all, as usual, I request you all to please subscribe my channel, give a big thumbs up to my videos. You guys, please subscribe my channel because I need 1k subscribers. And the second thing is share my video, and please, I always said this line that please comment on my video if it is useful for you or not. Please, I request you all. And now let's get start the video. So the romantic age, हम लोग आज डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, उसमें रोमांटिक एज में क्या क्या चेंजेस आए थे और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे. और हाँ, मेरे हर लेक्चर की जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे, हर लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रोमांटिक एज है, इसको हम लोग समटाइम्स रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से रेवोल्यूशंस आए थे. पिछली जो एजेस हैं उनके जो फॉर्म्स चलते आ रहे थे उनको बदल कर कुछ रेवोल्यूशन आया था. इस एज में कुछ चेंजेस आए थे. सो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1776 में, और एक और रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, जिसमें स्पिरिट्स इन्फ्लुएंस हुई थी लिबर्टी की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की. क्योंकि मैंने पहले भी बताया, पिछले लेक्चर्स में शायद बताया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इससे पहले जो फ्रांस था वो डिवाइडेड था 3 स्टेट्स में. फर्स्ट वन जो थी वो थी क्लर्जी, जो सेकंड वन थी वो थी नोबिलिटी, और जो थर्ड वन है वो थी ये जो पुअर क्लासेस होती हैं. तो जो नोबिलिटी और क्लर्जी थी उनको ज़िंदगी की सारी इंजॉयमेंट्स मिलती थी, उनके पास पावर थी, पैसा था, सब कुछ था, वो इंजॉय करते. जो पुअर थे वो मिजरीज और पुअर्टी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन लोगों को मतलब कि वो लोग ज़्यादा तंग हो गए तो फिर जो पुअर क्लासेस थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी के लिए अपनी रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी. तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रही थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी तो ये मेड इट अ टाइम ऑफ होप एंड चेंज. तो इस वजह से इस टाइम को उन्होंने होप और चेंज का टाइम बना दिया. चेंजेस ही कुछ नहीं है, ये बाद में डिस्कस होगा. चेंजेस क्या क्या आए थे इसमें. सोसाइटीज़ वर चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज़. जितनी भी सोसाइटीज़ थी एग्रीकल्चर वाली वो इंडस्ट्रीज़ में चेंज हो रही थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था. सिटीज़ में लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ बन रही थी. तो ज़ाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, तो जो टाउन और सिटीज़ थे वो डेवलप हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो मतलब बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बनी होंगी. इंडस्ट्रीज़ बनी तो फिर गवर्नमेंट जो है उसने इनकरेज किया फ्री ट्रेड को. गवर्नमेंट इनकरेज फ्री ट्रेड उन्होंने. और फिर जो न्यू मिडिल क्लास थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ बनी, ऑक्यूपेशन जॉब्स बढ़ गई. सो जो मिडिल क्लास थी उसने पावर गेन करना शुरू कर दी. मतलब कि मिडिल क्लास के पास जब जॉब्स आ गई तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आने चल लगे. लेकिन ये जितने भी चेंजेस थे ये बहुत स्लो हो रहे थे, इतना एकदम से सब कुछ नहीं हुआ, बहुत स्लो ये काम चला. सो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज भी थे. वो कैसे थे, क्योंकि जो पोइट्स थे ना वो इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ थे, वो मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिटीज़ के ख़िलाफ़ थे. तो फिर उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी होंगी इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़, मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ और ये सब कुछ. तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह बढ़ने लगे. सो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो हैं वो यूज फॉर्म्स एंड थीम्स इन देयर पोइट्री. इन्होंने अपनी पोइट्री में थीम्स यूज़ करना शुरू कर दी. थीम्स ऑफ एवरीडे लाइफ्स की थीम्स, वो आगे जाके डिस्कस होगा कि कौन कौन सी थीम्स थी. सो हम थोड़ा सा यहाँ पर ना कंट्रास्ट ले लेते हैं. अगस्टन एज जिसको हम क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर में है कि हम क्लासिकल एज को 3 या 4 नामों से बुलाते हैं, सेम 4 नामों से बुलाते हैं. और रोमांटिक्स में क्या क्या हुआ था. जो रोमांटिक्स है ना, पहले जब बताते थे अगस्टस में जो रीज़न और इंटेलेक्ट जो था उसको बहुत अच्छा माना जाता था. और जो रोमांटिक्स के लिए क्या था, डेंजरस था, क्योंकि इन्होंने इनके सारे रूल्स और रेगुलेशंस को निगलेक्ट किया था. और जो फीलिंग्स और इमेजिनेशन रोमांटिक्स में आया था वो इनके लिए डेंजरस था. ये लोग रीज़न और इंटेलेक्ट को मानते थे, ये लोग इमेजिनेशन और फीलिंग्स को मानते थे. राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते थे. अपनी राइटिंग्स में इन लोगों ने क्या यूज़ किया, थीम्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ किया. यहाँ पर ऑर्डर्ड सोसाइटी इम्पोर्टेंट थी. यहाँ पे ऑर्डर्ड सोसाइटी नहीं बल्कि इंडिविजुअल की एक अलग अलग लोगों की हर
अलग अलग बंदे की जो स्पिरिट्स थी वो इंक्लूडेड थी। इंडिविजुअल स्पिरिट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट रदर देन सोसाइटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि मतलब पहले होता था क्लासिज्म में लोग सोसाइटी को अपने साथ लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल स्पिरिट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई। अब गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट को ये जो स्पिरिट्स हैं ये अच्छी नहीं लगी। गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक द स्पिरिट्स, सो मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड था ये हिस्ट्री में, और रिवॉल्ट थी किसके अगेंस्ट? क्लासिकल लिटरेचर के अगेंस्ट रिवॉल्ट थी। पीरियड स्टार्ट कब हुआ? एक्चुअल पीरियड कब स्टार्ट हुआ? देखिए यहाँ पर था कि 1776 में रोमांटिसिज्म आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हुआ था, कि चेंजेस बहुत स्लो थे। तो जब रिवोल्ट आ गया, वो रिवोल्ट आया विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स की वजह से पीरियड स्टार्ट हो गया 1798 में। वर्ड्सवर्थ जो है, इसमें लिरिकल बैलेट दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक है एस टी कॉलेज और एक है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है उसने चूज़ किया लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल मतलब रस्टिक लैंग्वेज को, उसने आम लैंग्वेज को यूज़ किया जिसको सब लोग आसानी से समझ सकें। और जो पहले लोग थे ना, वो लैंग्वेज में भी रूल्स रेगुलेशंस लेकर आते थे जिसको सिर्फ एलीट क्लास के लोग समझ सकते थे, क्योंकि उनका जो वर्ड प्ले था वो बहुत विटी था, जो कि सिर्फ विटी वर्ड प्ले यूज़ करते थे, जो कि सिर्फ एलीट क्लास जो थी वही एबल कर सकती थी, मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकती थी, पुअर पीपल ने। इसलिए जो वर्ड्सवर्थ है, इसने अपनी राइटिंग्स में कॉमन पीपल की लैंग्वेज को यूज़ किया एज अ व्हीकल ऑफ हिज पोइट्री, ताकि सोसाइटी का हर बंदा उसको समझ सके, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास सब समझ सकें। क्योंकि वर्ड्सवर्थ का जो मानना था कि इट इज़ द मोस्ट सिंसियर एक्सप्रेशन एंड डीपेस्ट पैशन एंड फीलिंग्स, मतलब कि बहुत सिंसियर एक्सप्रेशन होता है एवरीडे लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है जी रोमांटिक मूवमेंट में क्लासिकल पोइट्री पर क्या क्या अटैक्स हुए। जो फर्स्ट अटैक है क्लासिकल पोइट्री पर वो ये है वही कि उन्होंने कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया, फीलिंग्स को यूज़ किया। जो सेकंड अटैक है वो था इज़ इंसिस्टेंस ऑन द टाउन एंड आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग विच प्रिवेल्ड देयर। पहले वहाँ पे क्या था, टाउन और आर्टिफिशियल वेज ऑफ लिविंग थे, तो जो पोइट्स थे उन्होंने अटैक किया और आर्टिफिशियल और टाउन वाली लाइफ को छोड़कर उन्होंने कहा कि उन्होंने रस्टिक लाइफ पर अपनी राइटिंग्स लिखना शुरू कर दी। सो ये दूसरा अटैक था। जो थर्ड अटैक था वो सुपरमेसी ऑफ द हीरोइक कपलेट। पहले जो अगस्टस एज थी, जिसको हम एज ऑफ रीज़न, गुड सेंस वगैरह भी कहते हैं, क्लासिकल एज, वहाँ तब हीरोइक कपलेट्स लिखे जाते थे, सिर्फ वही एक फॉर्म ऑफ राइटिंग था पोइट्री के लिए। तो ये जो रोमांटिसिज्म आया, इसने पोइट्स की अटेंशन डाइवर्ट कर दी फ्रॉम सिटी टू द लाइफ इन वुड्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स, विलेजेस, नेचुरल लाइफ की तरफ ले गया वो इसको। इंटेलेक्चुअलिज्म, पहले बताया कि इंटेलेक्चुअलिज्म और जो रीजनिंग था वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स था क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का। और जो था, क्या हम कह सकते हैं उसको, इमेजिनेशन, वो किसका हो गया? रोमांटिक्स का। सो अब इस मूवमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है इसकी लिबर्टी ऑफ द राइटर टू चूज़ द थीम एंड फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी प्रोडक्शंस। पहले मैंने बताया कि क्लासिसिज्म में क्या था, रूल्स और रेगुलेशंस यूज़ होते थे, लेकिन यहाँ पर राइटर्स को लिबर्टी मिली कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम एंड फॉर्म अपनी लिटरेरी प्रोडक्शंस में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस किसको दी गई? इमेजिनेशन और ह्यूमन इमोशंस को। क्लासिसिज्म में इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? रीज़न और इंटेलेक्ट को। A broad and Catholic outlook on life in all its manifestations in town, villages, माउंटेन्स, रिवर। अच्छा, एक कैथलिक मतलब कि रिलीजन की तरफ चले गए थे ये लोग, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है ना, उसने अपनी राइटिंग्स में भी कहा था, उसने कहा था कि कोई तो क्रिएटर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। उन्होंने जो पिछले क्लासिक के लोग थे वो मतलब क्लासिक के लोग नहीं कह सकते, जो पोइट्स वगैरह राइटर्स थे वो कहते थे कि वर्ल्ड को साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, लेकिन ये जो मतलब कि जो रोमांटिक्स हैं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ऐसा कोई क्रिएटर है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, तो हमें उस फोर्स को तलाश करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग साइंटिफिक ट्रुथ देखें लाइफ मतलब कि वर्ल्ड को साइंटिफिक तरीके से देखने के बजाय रिलीजियस तरीके से देखना चाहिए। तो इनका एक कैथलिक आउटलुक हो गया था इन लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की। ये है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर पर लिखता था और जो कॉलरिज है वो सुपर नेचुरल पे लिखता था।
वर्ड्सवर्थ की राइटिंग्स में क्या क्या आ जाता है, इंक्लूड लव फॉर नेचर है, इस मतलब कि लव फॉर नेचर था इसके लिए, एज वेल एज मैन लिविंग इन अ सिंपल नेचुरल सराउंडिंग, जितने भी मतलब कि रस्टिक लाइफ में, रस्टिक जो लाइफ होती है वो नेचर के बहुत करीब होती है। सो इसका नेचर की तरफ था, ये जो था ये नेचर के बारे में लिखता था, लेकिन इसने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता था बिटवीन विजिबल वर्ड जो कि हमारे इर्द गिर्द नेचर है, एंड द अदर वर्ड विच इज़ अनसीन, और जैसे कि सुपर नेचुरल वर्ड में ही स्पीक्स फॉर द लव दैट इज़ इन होम्स वेयर पुअर मैंस लिव, मतलब कि दुनिया। ही ट्रीटेड सुपर नेचुरलिज्म, ये सुपर नेचुरलिज्म पर लिखना स्टार्ट कर देता था। ओके, सो हम अब लोग करते हैं कि रोमांटिक एज के पोइट्स कितने थे। रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं इनको 3 ग्रुप्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज आता था लेक पोइट्स, सेकेंड आता है स्कॉट ग्रुप, और द थर्ड वन है वो यंगर ग्रुप है। यंगर ग्रुप का मतलब है कि ये लोग अपनी यंग एज में ही मतलब के थे, यंग इन लोगों ने लिखा, लेकिन यंगर एज में ही ये लोग मर गए थे, मतलब कि इतना दे डाइड इन यंगर एज। सो लेक पोइट्स में आ जाता है वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और साउथ। पहले जो कॉलेज था वो लेक डिस्ट्रिक्ट में ही रहता था, फिर वर्ड्सवर्थ जो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पर ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बने। जब लोग फ्रेंड्स बन गए तो फिर इन लोगों ने एक कोलैबोरेशन से एक लिरिकल बैलेड लिखा, वही लिरिकल बैलेड फिर क्या बना, वजह बना रोमांटिक मूवमेंट का। और जो वर्ड्सवर्थ है वो साउथे, रॉबर्ट साउथे नाम था इनका, ये ST कॉलेज है। रॉबर्ट साउथे को ये भी लेक डिस्ट्रिक्ट में मिले थे, फिर ये दोनों फ्रेंड्स बन गए, फिर इन दोनों ने कुछ मतलब के पॉइंट्स लिखी साथ में इकट्ठे। सो हम इन लोगों को क्या कहते हैं, ये लेक पोइट्स हैं, क्योंकि सब के सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। स्कॉट ग्रुप में आ जाता है, ये मैंने ना नाम पूरे नहीं लिखे हुए, कैम्पबेल, मूर और सर वॉल्टर स्कॉट, इनको मैं नोट्स में पूरा करूँगी, मतलब जब हम लोग इन पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना इन पार्ट 2, तो ये पार्ट 1 है ना रोमांटिक मूवमेंट का। रोमांटिक मूवमेंट का जो पार्ट 2 होगा तब मैं इन पोइट्स के बारे में जब डिस्कस करूँगी तो फिर मैं इनके पूरे नाम लिख दूँगी। और यहाँ है लॉर्ड बायरन, PB शेले, पर्सी बाय शेले हैं ये यंगर ग्रुप में, और जॉन कीट्स हैं। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ वीडियो। और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग रोमांटिक एज के पोइट्स के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, और बाद में फिर जितने भी पोइट्स हैं ना इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये हम लोग कब करेंगे, पार्ट 2 में, कल। सो प्लीज़ अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।